बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अध्ययन कर लिया। जो आपका EMI है वो अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करने का जो प्रिंसिपल है वो EMI से ही है। फैराडे के नियम से जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है किसके कारण? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। ठीक है, उसी से जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जैसे एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो और उसमें कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही हो, और वो गति करने का मतलब वो रोटेट कर रही हो, तो रोटेट करने से कुंडली के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जो धारा का मान हो प्रेरित धारा होगी वो शून्य से अधिकतम जाती है धनात्मक दिशा में, फिर शून्य होता है, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम जाती है, फिर शून्य होता है ना। तो ये आपकी इस प्रकार की जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, और जो विभव उत्पन्न होता है उसको प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो जो आपका पहला टॉपिक है वो आपका है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। ठीक है, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली है, कुंडली ऐसे रखी हुई है ये। ठीक है, और जो ये आपकी कुंडली है, अगर हम इसको रोटेट, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, और ये कुंडली है, कुंडली को आप कोई नाम दे दीजिए, जैसे ये मान लीजिए PQRS। PQRS एक बंद कुंडली है। ठीक है, जिसका ये क्षेत्रफल है वो है A। क्षेत्रफल कितना है? A। ठीक है, अगर ये कुंडली इस प्रकार रखी गई हो कि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जो इसका तल हो, अब यहां से जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफल जो कि कुंडली होगी, इसके क्षेत्रफल की दिशा हम कौन लेंगे? तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो यहां से अगर ये देखा जाए कि अगर ये कुंडली घूमेगी, ठीक है, तो कुंडली के घूमने से किसी क्षण इसमें फ्लक्स इससे गुजरने वाली वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, कभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी और कभी न्यूनतम होगी। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो आपकी ये कुंडली है इसमें एक धारा उत्पन्न होती है, और इस धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्यों लेते हैं? क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धारा के लिए होता है और दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा के लिए। तो यहां पे चूंकि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम कौन सा नियम लेते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए
इसका जो क्षेत्रफल है a है, और किसी क्षण ये घूम रहा है, घूमते हुए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हो, कितने कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो जो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी होगा वो किसके बराबर होगा, बी ए cos थीटा। ये आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अगर ये किसी क्षण कोण थीटा पर हो, किसके किसके बीच का कोण, जो ये आपका कॉइल है, कॉइल का प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच का किसी क्षण पे कोण अगर थीटा हो, तो चुंबकीय फ्लक्स पर ये किसके बराबर होगा, बी ए cos थीटा। और यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो, तो फाई बी किसके बराबर हो जाएगा, एन बी ए cos थीटा। ठीक है। अब इससे जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, आपने पढ़ा हुआ है फैराडे का नियम, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है। अब यहां यदि फेरों की संख्या n हो, तो क्या लिख लेते हैं, माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ये cos थीटा है। अगर हम इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हो, जो ये आप इसको घुमा रहे हो कुंडली को, अगर कुंडली का कोणीय वेग कितना हो, ओमेगा, कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो, तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा बराबर ओमेगा टी के। ठीक है। यहां पे आप थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी, तो फाई भी किसके इक्वल हो गया, बी ए cos ओमेगा टी। यहां से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू पुट अप करें तो ये हो जाएगा माइनस एन, और डी फाई बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, डी, और फाई बी की जगह पर बी ए cos ओमेगा टी बाई डी टी। हो गया। यहां से बी ए कांस्टेंट है, बी ए को आप बाहर लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो माइनस एन बी ए डी cos ओमेगा टी बाई डी टी। या इसी को अगर आप हल करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, है ना। और ये हम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम जो अवकलन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में, टी के, और यहाँ क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के बराबर कोई कांस्टेंट मानोगे तो फिर बाद में ओमेगा से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये मिल जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस प्लस, E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है। अब ये जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मान एन बी ए ओमेगा पर तो डिपेंड ही करेगा, ये डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी पर। ठीक है। साइन का जो अधिकतम मान होता है वो 1,
साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना हो जाएगा जब साइन ओमेगा टी का मान किसके बराबर हो जाए 1 के। और वो कंडीशन कब की होगी जब साइन ओमेगा टी कितना हो जाए 90। ठीक है, तो यहां से देखिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई E मीन्स ये प्रेरित विद्युत वाहक बल साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो E जो अधिकतम वैल्यू है वो कब पॉसिबल है जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए 1। और ये तब पॉसिबल है इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 या थीटा इज इक्वल टू 90 क्यू। तब जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा अगर हम इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करें तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया एन बी ए ओमेगा। ठीक है, अब यही ई नॉट की वैल्यू इसी को हम कहते हैं ये विभव का शिखर मान है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या है शिखर मान है, अधिकतम मान है। अगर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम पुटअप करें तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, या बहुत सी बुक्स में आप पाओगे कि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से न रिप्रेजेंट करके V से रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है, तो जहां जहां पर E है वहां पे आप V लिख सकते हो और E नॉट के स्थान पे V नॉट। तो यहां पे ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, वो अलग अलग बुक्स में इस तरह का है, आपके पास कई तरह की किताबें होंगी, हो सकता है आप डाउट में हो कि E क्या है और V क्या है। E भी वही है इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसी को कुछ बुक्स में किससे रिप्रेजेंट किया है V से। तो जो E है वही V है। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जो आपका अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है ये साइन ओमेगा टी पे। यहां पे V नॉट या E नॉट क्या कहलाता है, यह कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की पीक वैल्यू, या इसको हम कहते हैं शिखर मान। अब इसके बाद जो प्रत्यावर्ती विभव की आप परिभाषा देते हैं, है ना, यहां से देखिए अगर ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो, ठीक है, तो E किसके इक्वल हो जाएगा E नॉट साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपका जो E है वो किसके इक्वल हुआ E नॉट के। अगर आपकी ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ये मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए 0, E किसके इक्वल हो जाएगा E नॉट साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू क्या रख देंगे, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, ओमेगा टी की वैल्यू आप कितना रख दें 0 हो गया 90। थर्ड ले लीजिए 180, है ना। तो 180 अगर आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन 180। साइन 180 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 इक्वल होगा साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू 180 लोगे ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू E नॉट
साइन 180, इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, और ये हो जाएगा ई नॉट, जो कास 90 की वैल्यू मिलेगी, कास 90 की वैल्यू 0, तो ई की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। ठीक है। फोर्थ कंडीशन है, अगर आप एंगल ले लें 270 का, ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाए 270 के, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 270, E इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, E इज इक्वल टू किसके हो गया माइनस ई नॉट साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू -1, तो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट के। लास्ट कंडीशन है, अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू क्या ले लें 360, अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू 360 लेते हैं, ये हाँ फोर्थ कंडीशन है, if omega t is equal to 360, then E is equal to E naught sin 360, और sin 360 की वैल्यू 0। ठीक है, आपको मिल गया E is equal to 0। यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपकी कुंडली है, कुंडली घूमती जाएगी और आपके विभव का मान, यहाँ पे थोड़ा डिसऑर्डर में हो गया, 0 1 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0, फिर 0 से नेगेटिव साइन में मैक्सिमम, और फिर नेगेटिव साइन में मैक्सिमम से 0। यहां आप ये देख रहे हो कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका मान 0 से अधिकतम बढ़ा, फिर अधिकतम से 0 हुआ, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम गया, और फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम से 0 हुआ। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम कैसे परिभाषित करते हैं? वह वोल्टेज का वह वोल्टेज जिसका मान जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो तथा एक निश्चित समयांतराल के पश्चात पुनः उसी मान से पुनरावृत्ति हो, इस प्रकार की धारा को या इस प्रकार के विभव को हम क्या कहते हैं? वह वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और जब आप धारा पढ़ने लगोगे, जैसे ये आपको मिल गया, ये धारा के टर्म में लिखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या आप V के टर्म में करो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो आपने वोल्टेज को परिभाषित कर लिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। अगर यहीं पे आपसे प्रत्यावर्ती धारा के लिए कहा जाए तो आपको ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर और V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, क्योंकि R क्या रहेगा? कांस्टेंट है ना। तो जहां पे V है, V के प्लेस पे अगर हम लिख दें आई आर और V नॉट के प्लेस पे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, तो R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जिस प्रकार से आपने प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिभाषित किया है, उसी तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वह धारा जिसका परिमाण व दिशा, या उसका मान भी कह सकते हो, जिसका मान
समय के साथ परिवर्तित हो तथा एक निश्चित समयांतराल के पश्चात पुनः उसी मान से पुनरावृत्ति करे, इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। जैसे आपने तरंग वेव में पढ़ा हुआ है, वेव में आपने पढ़ा हुआ है कि वेव का एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहां पर भी पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका ये प्रत्यावर्ती धारा है ये एक तरंग की ही तरह गति करती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका है आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम किसको कहते हैं? जैसे कोई आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा हो, ठीक है, ये आपका अल्टरनेट है। ये थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहां से जैसे ये आपने पढ़ा हुआ है कि एक वेव यहां तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो जैसे वहां पे आपने पढ़ा था कि अब ये इसकी साम्य स्थिति कहलाती है। जो मेन पॉइंट है ये इसकी कौन सी कहलाती है? साम्य स्थिति। तो वहां पे आपने पढ़ा हुआ था कि कोई कण अपनी साम्य स्थिति के किसी एक और अधिकतम जितना विस्थापित हो वो उसका आयाम कहलाती थी, है ना। यहां पर भी जो इसका शिखर मान होगा, अगर मान लीजिए हम इसको धारा के टर्म में पढ़े, इधर हमने धारा लिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो इसका मान होगा, धारा है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने लिया है तो इसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। ये जो वोल्टेज का शिखर मान है, ये शिखर मान उस तरंग का क्या कहलाता है? आयाम। ठीक है, तो इस तरंग का आयाम क्या हुआ कि यह अपनी साम्य स्थिति के किसी एक और अधिकतम जितना विस्थापित हुआ वो आयाम हुआ। यहां पर धारा का जो अधिकतम मान है वो उसका क्या कहलाएगा? आयाम। वोल्टेज के टर्म में हम पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के टर्म में देखें तो जो ये विभव हम लिख दे तो V नॉट, यानी कि जो पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू हो वो क्या हो जाएगा? वो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी में, जैसे आपका इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज के टर्म में V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ I नॉट और V नॉट ही क्या हुए वेव के? ये आपके कहलाते हैं एम्पलीट्यूड। दूसरा आपका है टाइम पीरियड। सेकेंड टर्म आपका है आवर्त काल, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या हुआ? एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगे, या आप ऐसे कर सकते हो, तरंग में आपने पढ़ा हुआ है एक चक्कर पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका आवर्त काल। यहां पर भी क्या है कि एक चक्कर पूरा आपकी कुंडली घूम जाए तो वो कितने एंगल रोटेट करेगी? 360, है ना। तो जैसे ये 0 से मैक्सिमम गया 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, फिर 270 से 360। तो 360 डिग्री रोटेट करने में भी जितना समय लगेगा उसी समय को हम क्या कहते हैं? इसका आवर्त काल। ठीक है, इसको लिखते हैं टी से। ये आपका हुआ ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ, तो एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगा उसी को क्या बोल दिए? टाइम पीरियड। दूसरा आपका तीसरा टर्म आपका है
वो आपकी है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? एक सेकंड में चक्करों की संख्या। ठीक है, जैसे कहा जाए कि यहां पे आवर्तकाल जो है वो 1/4 सेकंड है या 15 सेकंड है। कितना सेकंड है? 15 सेकंड है। तो आवृत्ति कितनी हुई? 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अगर 15 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा किया तो 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा? 1/15, यही ना? तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी हो गई? 1/15। तो 1/15 ही इसकी क्या हुई? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अगर मान लीजिए कोई तरंग आपका है और वो 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरा कर ले, यहां तक पहुंच जाए, इसकी आवृत्ति कितनी कहलाएगी? 2 हर्ट्ज। और वहां पे आपने यूनिट भी पढ़ा हुआ है, जैसे आवर्तकाल टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हुई? सेकंड। आवृत्ति है, आवृत्ति की यूनिट हर्ट्ज हुई। ठीक है। एक और वर्ड आपका है तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। चौथा आपका है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये हम उसको कह सकते हैं तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान क्या हुआ? जो आपका ये तरंग है I = I0 sin ओमेगा t, तो ये जो किसी क्षण मान, जैसे ये तो हमने ये शिखर मान हो गया और ये आपका कहलाता है फेज या कला। तो जो I की वैल्यू है वो किसी क्षण t पर इसका मान है, इसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक मान। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु पर पूछ ले, जैसे पूछ ले कि यहाँ पे I, इस समय यहाँ पे I का मान क्या है, तो जो इस बिंदु पर I का मान होगा किसी क्षण, मान लीजिए पूछ लिया कि इसका आवर्तकाल मान लीजिए कि 10 सेकेंड है और आपसे पूछ ले कि 2 सेकेंड पर करंट का मान क्या होगा, तो जो 2 सेकेंड पर आपसे करंट का मान पूछेगा वही करंट का क्या कहलाता है? तात्क्षणिक मान। तो 2 सेकेंड पे पूछेगा तो सारी चीजें आपको पता रहती है, I0 है, साइन है, उसकी कोणीय वेग भी आपको पता रहती है। t की वैल्यू आप 2 सेकेंड रखोगे, जो मान मिलेगा, तो ये जो मान आपका I है ये किसी क्षण पर मान है, इसी मान को हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और लास्ट वर्ड आपका इसमें यूज करते हो कला या फेज। ये जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते हैं आप? फेज। जो कोणांक का मान हो इसी कोणांक को हम क्या बोलते हैं? फेज। ठीक है।